बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CHN का चैप्टर एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट आज हम पढ़ेंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन है कि डेफिनेशन क्या है। द टर्म एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल दैट एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर हमें जो चीज़ें नज़र आती है। इन्वायरमेंट मतलब होता है द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एज एट्स इन्वायरमेंट। मतलब एक बॉडी का जो नेचुरल सराउंडिंग होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द। इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। फिर इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? कंप्राइज ऑफ वेरियस टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम विद इन ह्यूमन बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर का जो सिस्टम होता है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स आते हैं, टिश्यूज़ आते हैं, ये मतलब इंसान की बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है इसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका हमारा हेल्थ से डायरेक्ट ताल्लुक है। इंटरनल हेल्थ ईच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी इज फंक्शनिंग स्मूथली एफिशिएंटली। इंटरनल हेल्थ का मतलब ये होता है कि बॉडी बिल्कुल स्मूथली एफिशिएंटली काम करेगी और बिल्कुल सही तरीके से। फॉल इन फंक्शनिंग ऑफ द वन और मोर पार्ट रिजल्ट इन डिसहार्मनी और डिजीज़। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी मसला आता है तो वो मतलब आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है या आपके बॉडी में कोई भी मसला आ सकता है। दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने पहले बताया, बॉडी का जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। All that which is external to the individual human host and comprised by host things to which one is exposed after conception। मतलब आपके बॉडी जिन चीज़ों के साथ एक्सपोज होती है, जिन चीज़ों के साथ आपका ताल्लुक आता है, जिसमें हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फिज़िकल, बायोलॉजिकल और सोशल, ठीक है। अच्छा, फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें लिक्विड, वाटर, सॉलिड, ठीक है, और वो चीज़ें जो जिनका कोई वजूद होता है या जिनको हम टच या मेजर कर सकते हैं या हम देख सकते हैं, ठीक है, ये कहते हैं इस चीज़ को फिज़िकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग दैट सराउंड मैन एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। मतलब इंसानों के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिविंग थिंग्स है और हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स में आते हैं इंसानों के अलावा। ये होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। और सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? कंप्राइजेज ऑल ह्यूमन बीइंग अराउंड द होस्ट, देयर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन दे मे बी कंसिडर्ड अंडर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल एनवायरनमेंट में हमारे साथ आते हैं हमारे इर्द गिर्द के जो लोग रहते हैं, जो इंसान होते हैं, उनसे हमारा ताल्लुक़ कैसा है, ये सारी चीज़ आती है सोशल एनवायरनमेंट में। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैसे हैं। फिज़िकल में क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है, इसके अलावा फूड एंड नट वेस्ट एंड डिस्पोजल प्लेस ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। बायोलॉजिकल में एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और रोडेंट्स। रोडेंट्स एक किस्म है चूहों का। सोशल में क्या आता है? कल्चरल वैल्यूज़ आती हैं, सकाफत और कस्टम्स, हैबिट्स, बिलीव्स, जो हमारे अकीदे होते हैं, एटीट्यूड, मोरल, रिलीजन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल एनवायरनमेंट में। इसके बाद है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई। तो यहाँ पे दिया द वर्ड सैनिटेशन मीन्स साइंस ऑफ सेफ गार्ड, यानी अपनी हिफाजत आपने कैसे करनी है। साइंस प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंग अबाउट हेल्थफुल एनवायरनमेंट कंडीशन थ्रू प्रॉपर मेथड ऑफ ड्रेनेज। मतलब आप सफाई का ख्याल रखेंगे, सेवरेज का ख्याल रखेंगे। सेवरेज होता है घर से जो पानी वगैरह निकलते हैं, साफ़ पानी की सप्लाई कैसे करेंगे, और हाइजीनिक हाउसेस, अपने घर की सफाई का ख्याल कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं सैनिटेशन में। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है? द WHO एक्सपर्ट कमेटी डिफाइन एनवायरमेंटल सैनिटेशन एज द कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन मेन्स फिजिकल एनवायरनमेंट विच में exercise or deleterious effect on physical environment, health and survival। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में वो चीज़ें आती हैं जो इंसान के
इन्वायरमेंट को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उसके सर्वाइवल को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। मतलब हम उन चीज़ों का ख्याल कैसे रखेंगे। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट डिजीज़ ट्रांसमिशन, डिजीज़ की जो है फैलाव को रोकता है, एट एलिमिनेट ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट जो हशरात होते हैं उनकी तादाद को बढ़ाने से रोकता है, एट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी लाइफ जो है वो इम्प्रूव करते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, वाटर सप्लाई सैनिटेशन आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ये चीज़ें हमने करनी है, फूड सैनिटेशन करनी है, इंसेक्ट एंड वर्मन कंट्रोल, हशरात को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सक्रीटा एंड सीवरेज डिस्पोजल, जो घरों से पानी वगैरह निकालते हैं, जो गंदगी हम निकालते हैं वो कैसे डिस्पोज करना है, हाउसिंग एंड पब्लिक प्लेसेस सैनिटेशन, घरों की सफाई का ख्याल रखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसकी हिफाजत करनी है। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ। इन्वायरमेंट के वो कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं अनसेफ वाटर। अनसेफ वाटर मतलब जो जो पानी पीने वाला होता है वो साफ़ नहीं हो, उसमें गंदगी हो, या किसी न किसी तरीके से वो पीने लायक नहीं हो, ये है अनसेफ वाटर। कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड का मतलब होता है कि आपका खुराक साफ़ ना हो, बल्कि उसमें कोई ना कोई गंदगी हो, या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हो, या आपका जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन वगैरह आप इस्तेमाल करते हो वो साफ़ नहीं हो, ये आते हैं कंटामिनेटेड फूड में। इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, द प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेंट्स इन पार्टिकुलेट मैटर इन एयर कॉज, मतलब एयर में अगर मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स होते हैं तो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इसके अलावा नॉइस है, शोर बहुत ज़्यादा है किसी जगह पे, रेडिएशंस, कोई शुआएँ वगैरह आती हैं, एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर का मतलब होता है या बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है किसी जगह पे। पुअर सैनिटेशन, किसी जगह पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। अनसेफ ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोजल, या जो गंदगी होती है उसको हम सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते तो भी बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं। इसके बाद है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, हैज़ मैनी इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। इसके पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट पर बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कम इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड फ्राम मेनी सोर्सेज, इसके मुख्तलिफ फॉर्म हो सकते हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ ज़रियों से एयर पोल्यूशन पैदा होती है। इसमें सबसे पहले ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट दैट अफेक्ट मैन। ओजोन लेयर की वजह से भी मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, या एयर पोल्यूशन जिसमें मुख्तलिफ मैटर पाए जाते हैं। अच्छा, द टर्म एयर पोल्यूशन सिग्निफाई द प्रेजेंस, मतलब एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके जो इर्द गिर्द आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सही ना हो, उसमें गैस के अंदर, मतलब एयर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़र्रात पाए जाते हो, मिक्सचर हो, ठीक है, मुख्तलिफ़ गैसेस उसमें पाए जाते हो, जैसे फैक्ट्री से निकलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एयर पोल्यूशन में। इसमें अलावा इंजरीज टू वेजिटेशन और एनिमल एंड अदर एनवायरमेंटल मीडिया रिजल्टिंग इन केमिकल एंटरिंग द फूड। इसके साथ साथ जो है एयर पोल्यूशन का हमारे वेजिटेशन पर, सब्जियों पर या खानों पर भी असर हो सकता है, एनिमल्स पे भी हो सकता है, और इसकी वजह से जो है मुख्तलिफ़ केमिकल्स हमारे फूड में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई एयर में केमिकल हो तो वो फूड में शामिल हो जाता है, फिर वो फूड हम खाते हैं तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हम पे ही होता है। इसके बाद सोर्सेज, किन वजहों से जो है वो एयर पोल्यूशन पैदा होती है, उसमें सबसे पहले आते हैं ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स वो चीज़ें होती हैं जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वगैरह से चलते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस या आलूदगी पैदा करते हैं। गाड़ियों से मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस निकलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल्स में आते हैं और ये हवा को गंदा करते हैं। दूसरा जो, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गंदगी है हर तरफ, तो ये ऑटोमोबाइल्स की वजह से पैदा हो जाता है।
इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी फ़ायदा होता है। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि उनमें से मुख्तलिफ़ धुआएँ वगैरह निकलती हैं और वो हमारे हवा में शामिल हो जाती है, फिर उसी हवा में हम सांस लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस होते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और बहुत सारी अक्सर ऐश वगैरह जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जनरेट हाइड्रोजन फ्लोराइड। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जिसमें मुख्तलिफ़ केमिकल यूज़ होती हैं वो हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह ये सारी गैसेस पैदा करते हैं और इससे हमारे जो है एयर को नुकसान हो जाता है। इसके बाद एयर पोल्यूटेंट्स है। एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? मोर देन 100 सब्सटेंसेस विच हैव बीन आइडेंटिफाइड। 100 से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि हवा को गंदा करती है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, लीड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कैडमियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन और ये सारी गैसेस वगैरह आ जाती है जो कि हवा को गंदा करती है। इसके बाद है ओजोन। ओजोन क्या है? व्हाट इज़ ओजोन? एन ऑर्डरलेस कलरलेस गैस कंपोज ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, मतलब ये 3 ऑक्सीजन एक साथ मिलकर ये बनाते हैं। ये एक गैस है जिसका ना कोई रंग है ना कोई स्मेल है, ऑर्डरलेस है। ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस। इसका काम क्या होता है कि ये हमें सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं उनसे हमें बचाता है। ये एटमॉस्फेयर के अपर साइड में मौजूद है। एट ग्राउंड लेवल इन द एयर वी ब्रीथ ओजोन पोजेस सीरियस रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। ग्राउंड जब हम सांस लेते हैं ग्राउंड लेवल पे तो उसमें अगर ओजोन शामिल हो जाता है जिसको हम स्मोक कहते हैं तो वो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रिस्क साबित हो सकता है। वेयर डज ओजोन कम फ्रॉम? ओजोन कहाँ से आता है? इसमें ओजोन इज क्रिएटेड बाय अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से मतलब जो गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है उसके साथ हीट मिल जाती है और वो O3 बनाते हैं, मतलब एक जहरीला गैस बनाते हैं जो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, VOCNOx और हीट प्लस सनलाइट ये जमा हो जाते हैं और ये ओजोन लेयर बनाते हैं या ओजोन गैस बनाते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क है। इसके बाद ओजोन का जो है ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर हो सकता है? सबसे पहले कफिंग, मतलब वो खांसना स्टार्ट कर देगा, खांसी उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। नोज़ एंड थ्रोट इरिटेशन, उसको नोज़ और गले में मसला होगा। चेस्ट पेन होगा। रिड्यूस लंग फंक्शन, लंग जो है उसके फंक्शन में कमी आएगी। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू रिस्पायरेटरी इलनेस, और ससेप्टेबल हो जाएगा, मतलब उसको बीमारी बहुत जल्द लगेगी और अस्थमा जो है सांस की बीमारी है वो भी लग सकती है। फिर इसके बाद एयर पोल्यूशन अफेक्ट बाय 2 वेज, हमें 2 तरीक़ों से जो है वो अफेक्ट कर सकती है। इसमें एक है हेल्थ एस्पेक्ट्स, एक तो हमारे हेल्थ पे असर हो सकता है और दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशली मतलब हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी ख़राब कर सकता है। अच्छा, हेल्थ एस्पेक्ट्स। हेल्थ एस्पेक्ट्स मतलब कि हेल्थ पर हमारे क्या असरात हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के। द हेल्थ इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आर बोथ इमीडिएट और डिलेड। ये फ़ौरन भी कोई ना कोई असर कर सकता है और डिलेड भी हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में एक बीमारी कॉज कर सकती है जो कि बाद में हमें कोई ना कोई मसला बन सकता है। इमीडिएट इफ़ेक्ट में क्या आता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई मसला आ सकता है। इसके अलावा द रिजल्टिंग स्टेट एक्यूट ब्रोंकाइटिस आ सकता है, मतलब ब्रोंकस में ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन आ सकता है। इफ़ द एयर पोल्यूशन इज इंटेंस इट मे रिजल्ट इवन इन द इमीडिएट डेथ बाय सफोकेशन। अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आपको सांस न लेने की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। सफोकेशन कहते हैं जब आपकी सांस रुक जाए, जब आप सांस ना ले पा रहे हो, इसको कहते हैं सफोकेशन। दिस हैज़ टेकन प्लेस इन द एयर पोल्यूशन एपिडेमिक विच अकर्ड इन लंदन इन 1952। मतलब सफोकेशन का जो वाक़या है ये लंदन में 1952 में आया था, जहाँ लोग सफोकेशन से मरे थे, मतलब सांस नहीं ले पा रहे थे। The delayed effect most commonly linked with air pollution are
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। डिलेड इफेक्ट में क्या हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है या अस्थमा हो सकता है, एम्फाइसीमा या रिस्पायरेटरी एलर्जीज, ये सारी चीज़ें आती है। ये सांस लेने की बीमारी हो सकती है। एम्फाइसीमा भी सांस लेने की बीमारी है, अस्थमा भी सांस लेने की बीमारी है जिसमें बंदा सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा होता। लीड पॉइजन्स मेनी सिस्टम इन द बॉडी एंड इज़ पर्टिकुलरली डेंजरस टू चिल्ड्रन, मतलब बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइजन्स पैदा करते हैं और ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं जो कि डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। उनके ब्रेन पे असर हो सकता है और नर्वस सिस्टम पे असर हो सकता है। उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब सोशली एयर पोल्यूशन का हम पे क्या असर है। दीज कंप्राइज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, मतलब प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। करोजन ऑफ मेटल, करोजन ऑफ मेटल मतलब मेटल जो होते हैं उनको जंग लगेगा एयर पोल्यूशन की वजह से। डैमेज टू बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ एंड एस्थेटिक नॉइजेंस, एयर पोल्यूशन आल्सो रिड्यूस विजिबिलिटी, और आपको चीज़ें सही तरीके से नज़र नहीं आएंगी। मतलब किसी जगह पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गर्दो गुबार ज़्यादा है, तो चीज़ें सही तरीके से नज़र नहीं आएंगी, रिड्यूस विजिबिलिटी हो जाएगी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले WHO के मुताबिक कौन कौन से तरीके हैं। कंटेनमेंट, कंटेनमेंट क्या होता है, इट कैन बी अचीव बाय अ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग मेथड्स सच एज इंक्लोजर, वेंटिलेशन, मतलब आप वेंटिलेशन करेंगे, एयर क्लीनिंग करेंगे, अपने घरों में वेंटिलेशन का ख्याल रखेंगे, तो इससे आप कोई ना कोई मतलब किसी न किसी हद तक बच सकते हैं एयर पोल्यूशन से। रिप्लेसमेंट, इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड सेंट्रल हीटिंग इन प्लेस ऑफ कोल हैव ग्रेटली हेल्प्ड इन स्मोक रिडक्शन, मतलब जो चीज़ ज़्यादा धुआं पैदा करती है उनका इस्तेमाल कम करें, इसकी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी या नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो धुआं पैदा ना करे। इसके बाद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या है, इट इज़ अ वैलिड सो लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल सम एयर पोल्यूटेंट्स आर रेडिली रिमूव्ड बाय वेजिटेशन। डाइल्यूशन मतलब आप प्लांट्स ज़्यादा लगाएं, प्लांट्स हम ज़्यादा लगा सकते हैं, या फिर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनमें पानी का मकदार ज़्यादा रखें या उनको हम धो दें, तो उससे एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। लेजिस्लेशन, एयर पोल्यूशन इज़ कंट्रोल इन मेनी कंट्रीज बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है, क्लीन एयर एक्ट्स, लेजिस्लेशन कवर सच मैटर एज हाइट ऑफ chimneys, power to local authority to carry out investigation, रिसर्च एंड एजुकेशन कंसर्निंग एयर पोल्यूशन, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें रिसर्च आता है, इन्वेस्टिगेशन, या लोगों को आप एजुकेशन दे सकते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में कि वो एयर पोल्यूट ना करें। फिर इसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन एनवायरमेंटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का इसमें क्या रोल है एनवायरमेंटल हेल्थ में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज शुड बी अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, उनको पता होना चाहिए एनवायरमेंटल हैजर्ड्स का। दे शुड बी एबल टू डिटेक्ट एनवायरमेंटल हैजर्ड, उनको मतलब ये भी पता होना चाहिए कि कोई अगर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है उसको कैसे कंट्रोल करना है। दे शुड हैव री यूजिंग, रिसाइकलिंग और कंजर्वेशन कंसेप्ट टू टीच कम्युनिटी, वो कम्युनिटी को बताएंगे कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनको रीयूज़ करें, मतलब दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदगी ना फैलाएं, रिसाइकिल करें चीज़ों को और चीज़ों की हिफाजत करें। CHN एजुकेट्स कम्युनिटी हाउ टू अवॉइड एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, लोगों को ये बता सकते हैं कि आप एनवायरमेंटल हैजर्ड जो एनवायरनमेंट में मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वगैरह आती हैं उनसे आप कैसे बचेंगे या उनको कम करने की कोशिश कैसे करेंगे। CHN इज़ देयर फॉर प्ले अ डायनामिक एंड एक्साइटिंग, मतलब ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पे ये स्लाइड इन को पहुँचता है। थैंक यू।